रणवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग जी। नया कोर्स शुरू करने लगे हैं। मैं बढ़िया बच्चे, आप बताइए। चलिए, आ जाइए। जी जी, फर्स्ट क्लास ही है ये, लॉजिकल रीजनिंग की भी फर्स्ट ही है। तो आज से आप कंटिन्यू कर सकते हो लाइव क्लासेस को। ठीक है। अच्छा, 1 सेकंड वेट करो, मैं ना सिलेबस ऐड कर दूं, पहले आपको सिलेबस दिखा दूं। 1 सेकंड वेट। पहले आपको सिलेबस दिखा देता हूं। देखिए, नेक्स्ट एग्जाम होने के चांसेस तो जून में ही है। तो ये आपका सिलेबस है इंडियन लॉजिक के बिना। ठीक है। तो ध्यान से सुन लो एक एक चीज को। ये आपकी यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसमें जो एक मेजर पोर्शन है ना, जो एक बड़ा पोर्शन है, वो आप लोगों का है स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट। मतलब इसमें 2 तरीके के आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। प्लीज अपनी बातें अभी बंद रखिए, क्लास पे आ जाइए, बाकी बातें बाद में। ठीक है, पहले मुझे अपनी बात करने दीजिए, उसके बाद आप अपने पॉइंट्स जितने भी बताएंगे वो देखेंगे। तो जो आर्ग्यूमेंट है वो 2 तरीके के आर्ग्यूमेंट रहते हैं। एक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है और एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उस आर्ग्यूमेंट की फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। आर्ग्यूमेंट आपका वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है, साउंड भी हो सकता है, अनसाउंड भी हो सकता है, कोजेंट भी हो सकता है, अनकोजेंट भी हो सकता है। वो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन आता है स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है जी, जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होती हैं वो क्या होती हैं, वो कितने टाइप्स की प्रोपोजिशन होती हैं, और वो जो प्रोपोजिशंस होती हैं उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उन प्रोपोजिशंस के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्या उनकी क्वांटिटी होती है, क्या उनकी क्वालिटी होती है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा मूड्स एंड फिगर्स। देखिए, ये मूड्स एंड फिगर्स थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक है, जिसमें आप आर्ग्यूमेंट को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके आते हो पहले। ठीक है, फर्स्ट हम जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में लेके आते हैं। उस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके आने के बाद, उस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके आने के बाद हम फिर
उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन से मूड का है और इसकी फिगर कौन सी है। ठीक है, हमारे पास 16 तरीके के आसपास के मूड्स हैं और 4 तरीके की हमारे पास फिगर्स हैं। तो वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करनी है, कौन से वैलिड है कौन से इनवैलिड है, पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलेंगी। देन आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज। देखो मैंने आपको फैलेसी के बारे में कल भी बताया था। बेसिकली मैं आपको 3 तरीके की फैलेसी करवाऊंगा। पहली है हमारी फॉर्मल फैलेसी, दूसरी है इनफॉर्मल फैलेसी और तीसरी है हमारी जो फैलेसी आप लोगों को मैंने कल कहा था कि इंडियन लॉजिक वाली फैलेसी भी हम इस कोर्स में करने वाले हैं, जिसको आप फैलेसी ऑफ इन्फेरेंस बोल देते हो। ठीक है जी, जिसको हम फैलेसी ऑफ इन्फेरेंस बोल देते हैं। ये आपकी इन्फेरेंस की फैलेसीज होती हैं, या आप ये मान सकते हो कि अनुमान की फैलेसीज होती है। उसके बाद आता है यूज ऑफ लैंग्वेज। इसके अंदर क्या है, जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज है आपका, उस लैंग्वेज को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसी को इन्फॉर्म करने के लिए, किसी को इंफॉर्मेशन देने के लिए, किसी को डायरेक्शन देने के लिए, किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए, है ना। ये जो लैंग्वेज है उसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है जब हम किसी के साथ बात करते हैं। ठीक है, मतलब किसी मतलब एक लैंग्वेज है या एक वर्ड है, उसको आप 10 तरीके से यूज कर सकते हो। तो यहां पर हम वो पढ़ेंगे कि जो लैंग्वेज है या जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो आता है कॉनोटेशन एंड डेनोटेशन ऑफ टर्म्स। इसमें क्या होता है, कॉनोटेशन एंड डेनोटेशन ऑफ टर्म्स। देखो कॉनोटेशन का मतलब होता है जब आप किसी का लिटरल मीनिंग, समझ रहे हो ना, जो डिक्शनरी मीनिंग दे रखा है, जब हम उसके बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सॉरी, डेनोटेशन का मतलब होता है जब आप किसी वर्ड के डिक्शनरी मीनिंग के बारे में समझने की कोशिश करते हो। मतलब जैसे मैं बोल दूं कि ये है मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है। मोबाइल की अगर आप डेफिनेशन देखोगे, मोबाइल फोन की अगर आप किसी डिक्शनरी में डेफिनेशन देखोगे तो आपको फिर लिखा हुआ है इट इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू दैट हेल्प यू टू कनेक्ट टू वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, व्हाटएवर इसकी डेफिनेशन जो होगी, तो वो इसका लिटरल मीनिंग होता है जिसको आप डेनोटेशन बोल देते हो। और कॉनोटेशन होता है वो मीनिंग जो हम क्रिएट कर देते हैं। कॉनोटेशन आपके इमोशंस को ऐड कर देता है। जैसे अगर इसका कॉनोटेशन मीनिंग देखो फिर तो ये तुम्हारी जिंदगी, जान, जिगर, गुर्दे, फेफड़े सब कुछ ही है। ठीक है, क्योंकि ये ना नजर आए तो तुम्हें सांस नहीं आती है। ठीक है, तो वो कॉनोटेशन मीनिंग होता है कब, जब आप किसी वर्ड को उसके इमोशंस के साथ रिलेट करते हो। और डेनोटेशन क्या होता है, डेनोटेशन का मतलब होता है जब आप उसको डिनोट करते हो उसके लिटरल मीनिंग से। किससे डिनोट करते हैं, जब हम उसको उसके लिटरल मीनिंग से डिनोट करते हैं कि अच्छा इसका डिक्शनरी मीनिंग ये है लिटरेचर के अकॉर्डिंग, या फिर वर्ड्स के अकॉर्डिंग इसका जो मीनिंग है वो क्या है, वो वाला आ जाएगा आपका डेनोटेशन ऑफ टर्म्स। डेनोटेशन ऑफ टर्म्स। देन आता है स्केयर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है स्केयर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि स्केयर ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है और इसको हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें से एक क्वेश्चन आपको लगभग हर बार पूछा जाता है। उसके बाद आता है इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद जो इंडक्टिव और डिडक्टिव है वो रीजनिंग। देखो एक बात समझ लीजिए, जो इंडक्टिव है और जो डिडक्टिव है इसका मीनिंग पता होना चाहिए। फिर वो चाहे इंडक्टिव रिसर्च हो, इंडक्टिव टीचिंग हो, इंडक्टिव रीजनिंग हो, कुछ भी हो, उसका मीनिंग अपने आप चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को यह पता चल गया कि जो इंडक्शन होता है उसका मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्शन। अगर मुझे इंडक्शन का मीनिंग पता है, अगर मुझे पता है कि इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, तो वो जो इंडक्टिव है फिर वो चाहे मैं टीचिंग के साथ रिलेट कर दूं, चाहे मैं रिसर्च के साथ रिलेट कर दूं, चाहे मैं रीजनिंग के साथ रिलेट कर दूं, मैं किसी के साथ भी रिलेट कर दूं, तो इंडक्टिव में कुछ ज्यादा रह नहीं जाता, तो अगर आपने उसके लिटरल मीनिंग को समझ लिया। ठीक है, अगर आपने उसके लिटरल मीनिंग को समझ लिया तो उसके अंदर फिर कुछ ज्यादा रह नहीं जाता। उसके बाद आता है एनालॉगीज। एनालॉगीज में क्या होता है, आप कंपेयर करते हो। ठीक है, मतलब जैसे उपमान में आप देखते हो, जैसे आप उपमान में देखते हो कि हम कंपैरिजन करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, हम सिमिलैरिटी देखते हैं, उसी तरीके से ये होता है। जैसे आप ऐसा इसको इसके एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं क्लास में एक बार बताया भी था आप लोगों को। जैसे मैंने लिख दिया कि वेबसाइट
वेब पेजेस। दूसरी साइड पे यहां क्या आएगा, अगर मैं यहां पे पेजेस लिख दिया, ऑब्वियसली बात है यहां पे क्या आ जाएगा, बुक आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एनालॉगी। मतलब जो यहां पर जिस तरीके का रिलेशन आप लोगों को नजर आ रहा है, उसी तरीके के रिलेशन को यहां पर क्या करते हो आप, क्रिएट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एनालॉगी। इसको आप एनालॉगी का नाम दे देते हो कि ये आप लोगों का किसका, ये किसका मीनिंग होता है, या ये किससे रिलेट करता है, ये एनालॉगी से रिलेट करता है। ठीक है, एनालॉगी इसके अंदर आता है। एनालॉगस, एनालॉगस आर्ग्यूमेंट भी होता है। ये दो तरीके से पूछा जाता है, या तो ये स्टेटमेंट टाइप आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, या तो ये स्टेटमेंट टाइप आपसे पूछा जाएगा। दूसरा, या फिर आप लोगों को ये प्रैक्टिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन बना के पूछा जाएगा। ठीक है जी, इज इट क्लियर? ओके, चलिए, तो ये यहां पर एनालॉगी का मीनिंग है, वो आप लोगों को क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम में दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या दो तीन चीजें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। वेन डायग्राम मतलब, एक तो वेन डायग्राम का कि बेसिक पूछे जाते हैं, ठीक है, सेट डायग्राम बोल देते हैं वेन डायग्राम जिसको बोला जाता है। वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है कि जैसे हम तीन 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 गोल चक्कर लगाते हैं और उसमें देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी टर्म कहां पे होता है, मतलब अलग अलग टर्म्स को डिनोट करने के लिए हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, एक ये होता है। और दूसरा, वेन डायग्राम से आप आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हो। मतलब कुछ नहीं है, ये साइलॉजिज्म है। सिलॉजिज्म में क्या होता है कि आपको सिलॉजिज्म से दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सिलॉजिज्म से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों के सामने सिलॉजिज्म के क्वेश्चन दिए जाएंगे कि ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल डी आर ई, तो ये प्रूव करो। ठीक है, मतलब आपको ये आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट्स दी जाएंगी और उसके बेसिस पे आपने ये एस्टेब्लिश करना होगा कि ये इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला क्वेश्चन तो इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछा जाता है। जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो आपको सिलॉजिज्म के रूल से पूछा जाता है। सिलॉजिज्म के कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, गोल्डन रूल्स होते हैं। वो प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, वो थ्योरेटिकल होते हैं। ठीक है, वो एक तरीके से रट्टाफिकेशन वाला कंसेप्ट होता है। ठीक है, उसको आपको एज इट एज क्या करना पड़ता है, आपको एज इट एज याद करना पड़ता है। यस और नो, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो अब ये मान के चलो, ये जो यूनिट है वो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग यूनिट है। अगर आप फुल फोकस होके इसको पढ़ोगे, मैं फिर से बता रहा हूं, दिस यूनिट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट स्कोरिंग यूनिट। अगर आप इस यूनिट को अच्छे से पढ़ते हो, हर चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करते हो, तो और यूनिट्स में तो चीजें आउट ऑफ कंटेक्स्ट आती हैं, इसमें कुछ भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं आता। इसमें टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है। इसमें टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आप बड़ी आसानी से दे सकते हो। बट उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपने इस पूरी यूनिट को डिटेल में पढ़ा हो। अगर आपने इस यूनिट को डिटेल में पढ़ा है और इसको अच्छे से आपने अंडरस्टैंड किया है, तो आप इस यूनिट के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से, बड़े प्यारे से तरीके से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है जी, बस फर्क यही है कि हमें स्टार्टिंग से ही इस यूनिट पे एफर्ट करने पड़ेंगे, हमें स्टार्टिंग से ही इस यूनिट को मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, मेहनत के बिना तो कुछ नहीं है दुनिया में, है ना। मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, राइट। कल मैंने आप लोगों को एक काम बोला था कि एक सेपरेट नोटबुक लगा लीजिएगा, ठीक है, मोटी सी अपने जैसी, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू के लिए। ठीक है, उसमें सिर्फ पीवाईक्यू का जो सामान होगा उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू में इस बार काफी सारी नई चीजें आई हैं, तो उस पीवाईक्यू वाली बुक में आपको पीवाईक्यू शुरू करने हैं, हमें 2-4 दिन के अंदर शुरू करेंगे, विद एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे उससे पहले, ताकि कोई दिक्कत ना हो। जो मर्जी बुक लगा लीजिए। देखिए, मेरा पर्सनली
मेरे को स्पाइरल बुक्स, मतलब मैं अपनी पसंद बता रहा हूं, मेरे को स्पाइरल बुक्स उतनी पसंद नहीं है। तो मतलब कुछ लोग होते हैं उनको स्पाइरल बुक्स बहुत पसंद होती है, मेरी पर्सनल चॉइस स्पाइरल नहीं है। मैं डायरी या फिर A4 पेपर पे, मतलब मैं आपको अपना बता देता हूं कि मैं कैसे नोट्स बनाता था। मैंने शायद पहले बताया भी होगा कि मैं नोट्स कैसे बनाता था। बेसिकली मेरा जो तरीका था वो बहुत सही और बहुत गलत भी है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि उसमें आप लोगों को काफी सारा संभालना पड़ता है। संभालना थोड़ा संभालने में, अगर अगर आप संभालने में अच्छे हो तो सही है, अगर आप संभालने में अच्छे नहीं तो फिर वो तरीका इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर आप कलेक्ट करने में अच्छे हो, आप संभाल सकते हो अपने नोट्स को, तो फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी ना, तो मैंने पता क्या किया था, मैंने ना एक A4 पेपर का वो बंडल ले लिया था। देखा ना, इतना बड़ा मोटा आता है जिसमें 500 पेजेस होते हैं, जो फोटो स्टेट वालों के पास होता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, वो ग्रीन से कलर का आता है, इतना बड़ा बंडल सा होता है ना जो, तो वो वाला। तो मैंने वो स्टक हो गया क्या, नहीं तो चल रहा है। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक एक्सपायर वो वाला जो फोटो स्टेट वाला जो A4 पेपर होता है ना, उसका एक बंडल ले लिया था। तो उसके बाद फिर साथ में मैंने वो दो तीन ऐसे, जैसे साइड से वो एक फाइल पेज आता है ना, एक फाइल आती है जिसके साइड में ऐसा वो एक स्टिक सी जाती है ना, ऐसे स्टिक के साथ उसको आप कवर अप कर सकते हो। तो मैं उसको, कौन सी स्टिक फाइल बोलते हैं ना, 10 रुपए की आती है वो स्टिक फाइल आती है। तो मैंने दो तीन उस तरीके की स्टिक फाइल्स हैं वो ली थी। तो मैं क्या करता था, जैसे मैं जो भी नोट्स बनाने होते थे ना, तो मैं उसको वो उसमें से पेज लेके उस पे बना लेता था। ठीक है, सपोज करो मेरा एक टॉपिक हो गया, मतलब एक टॉपिक हो गया मेरा, तो मैं उसको क्या कर देता था, उसको स्टेपल कर देता था कि ये मेरा एक टॉपिक हो गया है। और फिर उसके बाद क्या होता था, जैसे मैंने सारे टॉपिक्स बना लिए, ठीक है, सपोज करो एक पेपर में, एक यूनिट में 10 टॉपिक्स है, तो मेरे पास 10 फाइल्स हो गई है ना, वो 10 छोटी छोटी फाइल्स होगी। तो फिर मैं उन 10 फाइल्स को, मतलब वो जो 10 टॉपिक्स होते थे उसको एक स्पाइरल फाइल में डाल देता था। समझ आया? तो मेरे पास 10-12 यूनिट्स के लिए 10-12 छोटी छोटी स्पाइरल फाइल्स हो गई थी। उससे फायदा क्या होता था, हाँ इस तरीके से, ये मैंने, मतलब मेरा अपना हर बंदे का अपना, देखो जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी ये यूज करेगा, ऐसा नहीं है कि मैंने मेरे लिए ये काम किया था तो आपके लिए भी किया था। मेरे बात सुन के अपना तरीका मत चेंज करो, इसमें आपकी मेहनत काफी बढ़ जाती है, क्योंकि फिर आपको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ कौन सा टॉपिक था, कहाँ कौन सा टॉपिक था, तो इस वजह से थोड़ी मेहनत हो जाती है। बट अच्छा तरीका है ये भी। आप डायरी भी बना सकते हो, आप मोटा सा रजिस्टर भी लगा सकते हो। तो एक एक वो भी आता है ना, 6 सब्जेक्ट वाली एक डायरी आती है, 6 सब्जेक्ट वाली एक डायरी आती है, वो भी आप लगा सकते हो। ठीक है, नोट्स किस कहीं पे भी बनाओ, नोट्स कहां पे बना रहे हो वो इतना मैटर नहीं करता, आप नोट्स कैसे बना रहे हो वो मैटर करता है। ठीक है बच्चे, आप नोट्स कहां पे बना रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नोट्स कैसे बना रहे हो वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है जी, बेटा न्यू बैच ही चल रहा है, ये न्यू बैच ही है ऑलरेडी, तो अपना अपना तरीका होता है। तो जैसे मर्जी बनाइए, बट बनाइए इस तरीके से ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चे, आप जैसे मर्जी नोट्स बनाइए, बस एक चीज तो ये है कि वो 5-5 रुपए वाली कॉपीज मत लगाइए। ठीक है, हर दूसरी क्लास के बाद भर जाए और आप इतने सारे नोट्स बने हुए हों आपके पास, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब देखो नोट्स बनाने का मीनिंग क्या होता है, देखो मैं थोड़ा सा आपका टाइम ले रहा हूं, 2 मिनट का। नोट्स बनाने का मीनिंग पता क्या होता है, कि आप सारी चीजों को लिखें ताकि जब एग्जाम आए तो आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना आए। समझ रहे हो ना, नोट्स का एक मात्र पर्पज यही होता है कि जब आपको जरूरत पड़े ना, तो जो आपने 6 महीने में पढ़ा है उसे आप 1 महीने में रिवाइज कर पाओ। यस और नो? तो नोट्स को बनाना जरूरी है मेरे हिसाब से। और नोट्स को कितना बनाना है, कैसे बनाना है, ये सारी चीजें देखने के लिए आप लोग मेरा फाउंडेशन कोर्स देख लीजिए, उसमें हमने पूरी क्लास नोट्स के बारे में बात की। ठीक है जी, चलिए अभी हम थोड़ा इस आज की क्लास में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने सिलेबस आपको डिस्कस कर दिया है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। चलिए आज बिना पीपीटी के पढ़ेंगे।
मैं भी, शायद आप लोगों ने इस तरीके से मेरे से नहीं पढ़ा होगा। पिछले बैच वाले बच्चों को तो मैंने इस तरीके से बहुत पढ़ाया जब हमारा सिलेबस खत्म हो गया था। लास्ट क्लासेस में ऐसे ही लेता था। तो रीजनिंग, अब ध्यान से सुनो। रीजनिंग, रीजनिंग में हम क्या करते हैं, हम एक रीजन देने की कोशिश करते हैं, हम एक लॉजिक देने की कोशिश करते हैं। लॉजिक दिया जाता है क्या करने के लिए, जब हम किसी चीज को प्रूव करना चाहते। यस और नो? रीजनिंग में हम एक रीजन देते हैं, एक लॉजिक देते हैं, जिससे हम किसी चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये चीज सही होगी। टू प्रूव समथिंग, या आप ये बोल सकते हो टू कन्विंस, टू कन्विंस। आप कन्विंस करने की कोशिश करते हो। क्या करने की कोशिश करते हो? यू ट्राई टू कन्विंस। हम क्या करने की कोशिश करते हैं? हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। उसका रीजन क्या है, ध्यान से समझ लो कि आप आर्ग्यूमेंट देते हो, आप कन्विंस करने की कोशिश करते हो। अब ये वो वाला आर्ग्यूमेंट नहीं है जो तुम्हारा हर रोज तुम्हारी सहेली के साथ हो जाता है। यहां पर आर्ग्यूमेंट का मीनिंग क्या है, या यहां पर रीजनिंग में जो आर्ग्यूमेंट है वो होता है कन्विंसिंग। समझ रहे हो ना? डिबेटेबल चीजों पे होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ तूने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया चल ब्रेकअप हो गया, ये वो वाली चीजें नहीं है। जब दो लोगों के बीच में बात होती है किसी टॉपिक को लेके, आर्ग्यूमेंट होता है, तो उस आर्ग्यूमेंट को आप कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट बोलते हो, डिस्ट्रक्टिव नहीं बोलते हो। समझ रहे हो ना? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, हाँ तूने मेरा रिप्लाई नहीं किया, वो बंदा उधर टाइप ही कर रहा होता है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे भाई टाइप करने में टाइम लगता होगा उसे, ना जी ना, चल आज के बाद मेरी शक्ल में मत देखना, है ना, ऐसी चीजें। तो यहां पर जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, आर्ग्यूमेंट का मतलब ही क्या होता है, मतलब आप रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट देते हो, और ये जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, इस आर्ग्यूमेंट का पर्पस क्या होता है कि आप अपना पॉइंट रखते हो, आपने अपना पॉइंट रखा, और आपके पॉइंट को काउंटर करने के लिए सामने वाले ने अपना पॉइंट रखा। ठीक है जी, आपने अपना पॉइंट रखा, आपके पॉइंट को काउंटर करने के लिए सामने वाले ने अपना पॉइंट रखा। समझ रहे हो ना? अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल का मतलब क्या होता है, जैसे आप डिबेट देखते हो, डिबेट आप लोग देखते होंगे, ठीक है। डिबेट में क्या होता है, एक आर्ग्यूमेंट होता है, फिर उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है। मतलब पहले एक बंदा अपना पॉइंट रखेगा, फिर दूसरा पॉइंट दूसरा बंदा रखेगा, और फिर तीसरा। मतलब इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि हम डिबेट के अंदर क्या किया जाता है, अपने अपने आर्ग्यूमेंट हैं वो रखे जाते हैं, ठीक है। वो बंदा अपने पॉइंट रखता है, वो बंदा अपने पॉइंट रखता है। अल्टीमेट, अगर आप ऑब्जेक्टिव की बात करो, मतलब यहां पर अगर मैं आर्ग्यूमेंट के ऑब्जेक्टिव की बात करूं, तो अल्टीमेट इसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, क्या? टू कन्विंस। अल्टीमेटली एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कन्विंस कर हर बंदा। जैसे आर्ग्यूमेंट होता है, ध्यान से सुनो, जैसे आर्ग्यूमेंट है, दोनों लोग अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं, ठीक है। एक पार्टी का बंदा अपनी बात बोल रहा है, दूसरी पार्टी का बंदा अपनी बात बोल रहा है। जब दोनों अपने अपने पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रख रहे हैं, तो वो क्या अल्टीमेटली क्या कोशिश कर रहे हैं, वो
वो अपनी बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप सुनते हो, ठीक है, सपोज करो आपके सामने दो बंदे हैं, वो अपना अपना पॉइंट रख रहे हैं, है ना, तो आप किसी की बात से तो कन्विंस होंगे ही ना, यस और नो। आप किसी की बात से तो कन्विंस हो ही जाएंगे ना कि अच्छा यार ये वाला, मतलब दो बंदे हैं, जैसे ए बंदा ए बात बोल रहा है, दूसरा बंदा बी बात बोल रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों दोनों ही बातों के साथ एग्री कर जाएंगे, आप किसी एक पॉइंट के साथ एग्री करोगे। तो उस पॉइंट के साथ एग्री करने का मतलब है कि आप कि ये वाला जो बंदा है वो सही बात बोल रहा है, दूसरा शायद उतने सही तरीके से नहीं बोल रहा, राइट, कि मैं तो सही बोल रहा हूं, दूसरे वाला बंदा अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख रहा, ठीक है जी। तो ये होता है आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट में तीन बहुत ही जरूरी चीजें होती हैं जो आप लोगों ने समझनी है, ठीक है। ये बेसिक मीनिंग समझ आ गया, किसी को इस बात में कोई दिक्कत? ठीक है, आज सारी स्लाइडें ऐसी ही रंग बिरंगी ही बनेंगी। मैंने पेपर से पहले के कुछ दिन याद आ रहे हैं, ठीक है, पेपर से पहले मैंने 10 क्लासेस ली थी और मैंने 10 की 10 क्लासेस ऐसे ही ली थी बिना पीपीटी से। इस तरीके से पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है, स्पेशली बोर्ड पे। आज शाम को बोर्ड पे क्लासेस शुरू करेंगे, रात को 8 बजे, 8 से 9 बजे की क्लासेस शुरू करेंगे बोर्ड पे, तो आज तैयार रहिएगा, आज से हम बोर्ड पे पढ़ना शुरू करेंगे। यूट्यूब पे पेपर 1 बेटा, पेपर 1। तो चलो ये बात समझ आ गई। अब ध्यान से सुनो, जब अपन बात करते हैं ना आर्ग्यूमेंट की, आर्ग्यूमेंट का मीनिंग समझ आ गया। अब पहली बात मैंने फिर से आप लोगों को बोला कि ये सहेलियों के बीच होने वाला आर्ग्यूमेंट नहीं है, दोस्तों के बीच होने वाला आर्ग्यूमेंट नहीं है कि तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, इस तरीके का आर्ग्यूमेंट नहीं है। दिस इज समथिंग कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है, अगर आर्ग्यूमेंट के मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, देखो मैं आज आपको सारे टॉपिक थोड़े 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 बता दूंगा, बेसिक मेन तो कल से शुरू करेंगे। जो इसका स्ट्रक्चर होता है, आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर है, वो किससे मिलके बनेगा? कंसिस्ट ऑफ टू प्रीमाइस एंड वन कंक्लूजन। अब ये क्या बला का नाम है वो मैं आपको बताता हूं। पहले लिखो कि जो आपका आर्ग्यूमेंट होता है वो, उसके अंदर हमारे पास दो प्रीमाइस होंगे और एक कंक्लूजन होगा। दो प्रीमाइस होंगे और एक कंक्लूजन होगा। अब प्रीमाइस का मतलब क्या हुआ? देखिए, प्रीमाइस को आप स्टेटमेंट भी बोल देते हो और प्रीमाइस को आप प्रोपोजिशन का नाम भी दे देते हो। ये बात आप लोगों ने दिमाग में रखनी है। और इसको आप रीजन भी बोल देते हो, ठीक है जी। तो ये आपका हुआ प्रीमाइस, स्टेटमेंट, प्रोपोजिशन और रीजनिंग, ठीक है जी। और जो प्रीमाइस होगा, अगर मैं इसके नेचर की बात करूं, पहले आप लिख लो, ठीक है, उसके बाद एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर मैं इसके नेचर की बात करूं तो आपका जो प्रीमाइस होता है वो या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। मतलब अगर आर्ग्यूमेंट की बात करें तो वो अलग है, वो अलग है, और अगर मैं प्रीमाइस की बात करूं तो वो अलग होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो प्रीमाइस है उसके ये, उसको आप रीजन भी बोल देते हो, उसको आप स्टेटमेंट भी बोल देते हो, उसको आप प्रोपोजिशन भी बोल देते हो, उसको आप ये भी बोल देते हो। और इसी को बेस बना के अब ये मान के चलो
मतलब इसी को बेस बना के हम क्या करते हैं, हम कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करने का मतलब निष्कर्ष निकालना। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष निकालना। और ये जो कंक्लूजन होता है ये बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन प्रीमाइसिस। दिस इज बेस्ड ऑन प्रीमाइसिस। कंक्लूजन क्या हो सकता है, कंक्लूजन भी ट्रू और फॉल्स हो सकता है। ठीक है जी, ठीक है जी, यहां तक समझ आया? किसी को इस बात में कोई चिंता, किसी को इस बात में कोई प्रॉब्लम, किसी को इस बात में कुछ समझ नहीं आया तो वो मुझे पूछ सकता है। ठीक है जी। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है, मैं भी इसको एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। फिलहाल आप सिर्फ सुनो। ये जो आर्ग्यूमेंट होता है, इस आर्ग्यूमेंट का एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? इस आर्ग्यूमेंट का एक स्ट्रक्चर होता है। और वो स्ट्रक्चर क्या होता है? पीपीसी। ये स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है? पीपीसी। मतलब ये पहला पी मतलब प्रीमाइस 1, दूसरा पी प्रीमाइस 2 और तीसरा कंक्लूजन। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को आप और क्या नाम दे सकते हो? स्ट्रक्चर को आप नाम दे सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पर एक और चीज लिखो कि जो प्रीमाइस है वो ट्रू और फॉल्स होता है, बट जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड या इनवैलिड होता है। प्लीज ये, इससे आपको 2-3 नहीं 6-7 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आर्ग्यूमेंट है, अगर पूरे आर्ग्यूमेंट की बात की जाए, मतलब प्रीमाइसिस और कंक्लूजन दोनों को मिला के बात की जाए, तो वो हमेशा या तो वैलिड होता है या फिर इनवैलिड होता है। बट वहीं पर अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स की, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स की बात करूं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीमाइसिस की बात करूं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोपोजिशंस की बात करूं, तो जो प्रोपोजिशंस हैं वो आप लोगों की ट्रू हो सकती हैं, इवन के प्रोपोजिशन है वो आप लोगों की फॉल्स भी हो सकती है। आइदर इट कैन बी ट्रू और फॉल्स। बट अगर पूरे आर्ग्यूमेंट की बात की जाए कि भाई आर्ग्यूमेंट क्या होता है, फिर वो आर्ग्यूमेंट आप लोगों का वैलिड हो सकता है और साथ में इनवैलिड भी हो सकता है। पहले ये मेन चीजें, ये बात समझ आ गई? स्लाइड पे ज्यादा कचरा तो नहीं हो गया? वैसे मैंने बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में लिखने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को टू द पॉइंट ही बात बताई जाए और कचरा सा ना लगे, एकदम से क्लीन क्लीन लिखने की कोशिश की है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई? चलो अब ये जो आर्ग्यूमेंट है, प्रोपोजिशन कुछ नहीं बेटा, प्रोपोजिशन स्टेटमेंट होती है, रीजन होता है।
जिस रीजन के बेसिस पे आपका कंक्लूजन बेस्ड होता है। मैं एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, फिलहाल आप इसको सुनते रहिए। जो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट है, अगर मैं आर्ग्यूमेंट की बात करूं तो आर्ग्यूमेंट कितने तरीके का है। आर्ग्यूमेंट को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जो आर्ग्यूमेंट है वो आपका दो तरीके का होता है। पहली जो टाइप होगी आर्ग्यूमेंट की, दैट इज इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। जो दूसरी टाइप है दैट इज डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। जो पहली टाइप है वो आपकी इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की टाइप है, और जो दूसरी टाइप है वो आप लोगों की कौन सी टाइप है, वो आप लोगों की डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट टाइप है। अब आप लोगों को देखो, मैंने ये दोनों चीजें पहले भी 2-3 बार पढ़ाई हैं, जहां पर आप लोगों को इंडक्टिव रिसर्च, इंडक्टिव टीचिंग, जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल पढ़ाया था। मैंने तभी आप लोगों को बोला था कि ये आगे चल के बहुत काम आने वाला है, तो अब ये यहां पर काम आएगा, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। देखो, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर आप लिखो। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में आप स्पेसिफिक से जनरल तक जाते हो, और यहां पर आप जनरल से स्पेसिफिक तक जाते हो। इसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था ना, न्यूटन वाली एग्जांपल आप याद रखिए, न्यूटन वाली एग्जांपल याद रखिए। स्पेसिफिक टू, ये जो स्पेसिफिक वर्ड है ना, कहीं कहीं पर इसको पर्टिकुलर भी लिखा हुआ होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। चाहे पर्टिकुलर लिखा हुआ हो चाहे स्पेसिफिक लिखा हो, एक ही मान हो, एक ही मीनिंग होता है ना। उसके बाद जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है ना, हमेशा याद रखिए, आर्ग्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, ये हमेशा प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होगा। प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होगा मतलब आप इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट को लेके कभी भी सर्टेन नहीं हो सकते। यू विल बी प्रोबेबल, मतलब 100% श्योरिटी कभी नहीं होगी, ये हमेशा प्रोबेबल होता है। समझ रहे हो ना। और ये जो डिडक्टिव होता है ये सर्टेन होता है, मतलब 100% आप यहां पर क्या कर सकते हो, इसको कंसीडर कर सकते हो कि ये 100% होगा ही होगा। हम इसको 100% समझने की बात करते हैं, ठीक है जी। क्योंकि जो लॉ है उसको ऑलरेडी आप लोग क्या कर सकते हो, लॉ जो है उसको आप ऑलरेडी क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। मतलब वो लॉ को वेरीफाई करने की ही कोशिश की जा रही है, ठीक है। बात समझ आई। पहले ये दो पॉइंट समझ लिए कि वहां पर आप स्पेसिफिक टू जनरल जाते हो, डिडक्टिव में आप जनरल टू स्पेसिफिक जाते हो। तीसरी बात, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में यू क्रिएट थ्योरी। हम यहां पर क्या करते हैं, हम थ्योरी को क्रिएट करते हैं। व्हाट वी डू, हम एक थ्योरी को क्रिएट करते हैं। एक थ्योरी को क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। वहीं पर जब मैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बात करता हूं तो यहां पर एक थ्योरी को वेरीफाई किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास थ्योरी है। आपके पास ऑलरेडी थ्योरी है। और एक बात और, जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है ना, जो सिलॉज है आपका, वो इसी पे बेस्ड है।
जो सिलॉजिज्म है वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है जी, जो सिलॉजिज्म हम पढ़ेंगे ना वो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट पे ही बेस्ड होता है आपका। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो ये 3-4 इसके बेसिक पॉइंट, अभी तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं सिंपल से तरीके से आपके दिमाग में ये चीजें कुछ डालना चाहता हूं ताकि जब हम आगे इसको डिटेल में पढ़ें तो आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। अब जो बच्चे बोले थे कि सर एग्जांपल दीजिए, अब इसको एग्जांपल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, ये डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, सब समझ आएगा, एग्जांपल भी समझ आएगा, टेंशन मत लो। अब इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में आप लोगों को एक बात बताई थी कि जब हम इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो हम कहां से कहां पर जाते हैं। हमारे पास एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से कुछ जनरलाइज करने की कोशिश करते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको एक बात, न्यूटन वाली एग्जांपल थी, वो यहां पर समझने की कोशिश करो। न्यूटन की एग्जांपल कैसे थी? न्यूटन एक दिन बाग में लेटा हुआ था, अपनी सहेली के साथ बात कर रहा था, ऐसे अचानक एकदम से किसी दूसरी दुनिया में पहुंचा हुआ था, बातें कर रहा था। अचानक उसने सामने से देखा कि एक पेड़ लगा हुआ है सेब का, और उससे एक सेब नीचे गिर गया, है ना, सेब नीचे गिर गया। तो अपनी सहेली को बोला तू रख, मेरे को कुछ जरूरी काम आ गया। तो भागा भागा गया, भुक्खड़ था, सेब उठाया और उठा के खाने लगा। अचानक 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 उसके दिमाग में आया कि यार ये ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। मतलब उससे ये बात उस सेब के गिरने से समझ आई, जब वो सुबह नहाने के लिए जाता है तब उसे कभी नहीं आई कि शॉवर से पानी नीचे क्यों आता है। समझ रहे हो ना, दिमाग देख रहे हो बंदे का। या तो नहाता ही नहीं होगा वो, या तो बाल्टी से नहाता होगा, मगर तब उसे कोई आइडिया नहीं आया कि जो शावर से पानी आता है वो नीचे की तरफ आता है। समझ रहे हो ना, लॉजिक तो है ना। या तो शावर नहीं होगा, फिर भी जब ऐसे पानी गिराता होगा तब भी तो नीचे ही आता होगा, मगर नहीं, बोला ना। उस सेब को देख के उसके दिमाग में आया कि अच्छा यार ये नीचे ही क्यों गिरा, ये नीचे ही क्यों गिरा, मुझे इस पे रिसर्च करनी है। तो फिर उसने क्या किया, तो फिर उसने दूसरे सेब को गिरा के देखा, फिर उसने ऐसे करके देखा, फिर उसने ऐसे हर चीज को ऊपर से गिरा के देखा, फिर अपनी पत्नी को ले गया छत पे, उसे नीचे गिरा के देखा कि तू भी नीचे गिरती है, उसकी टांगे तोड़ दी। तब उसे ये प्रूव हो गया कि कोई भी चीज अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जाएगी तो वो हमेशा नीचे ही आएगी। क्यों? क्योंकि धरती के अंदर कुछ है जो हर चीज को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक देता है ना। इस पे एक जोक भी बना था। एक बच्चा आया, अपनी मम्मी को बोला मम्मी, बोली हाँ, बोला वो जो मेरी छोटी बहन है ना 2 साल की, वो परी है ना। बोली हाँ। वो बुलाती होगी मेरी परी मेरी परी। बोली हाँ बेटा वो परी है।
तो बोला मैंने उसने सेकंड फ्लोर से नीचे फेंका, वो तो उड़ी ही नहीं। क्या कर सकते हैं, बेचारे ने ऊपर से फेंक दिया लड़की को नीचे, है ना। हमारे गांव में भी ऐसा ही हुआ था एक बार, मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को तो शायद नहीं पता होगा, जो आप में से गांव में रहते होंगे उनके साथ शायद रहता, उनको पता होगा। पुराने टाइम पे, मतलब आज से 50 साल पहले, अपने मम्मी पापा दादा दादी के टाइम पे, क्योंकि तब पंखे एसी कूलर नहीं होते थे, लोग गर्मियों में ना छत पे सोते थे बिस्तर डाल के, है ना। छत पे सोते थे अपने, जो चारपाई वगैरह ना छत पे डाल के, बिस्तर डाल के, तो ऐसा होता था। तो हमारे हमारे गांव में ही ऐसा हुआ था कि एक बार ऐसा छत पे सो रहे थे मंजे बिस्तरे डाल के, तो फिर जब बारिश आ जाती है ना, तब फिर एकदम भागना पड़ जाता है ना, बिस्तर नीचे, है ना, जो भी मंजे हैं, जो भी आपकी चारपाई होती है वो। तो ऐसे ही हुआ, एक किसी की बेटी थी 4-5 साल की, तो वो एकदम से ना कंबल लपेट के सोई हुई थी ऐसे बिस्तर पे, और उधर से क्या आ गया एकदम से ना बारिश आ गई। तो भाई ने उसी तरीके से बिस्तर में इकट्ठा कर दिया और उसे ऐसे नीचे फेंक दिया। वो तो बिस्तर की वजह से बच गई। अरे भाई, बिस्तर के साथ ही फेंक दी वो। हो जाता है कई बार, ऐसा भी है ना। चलिए, अब बहुत सी बातें होगी। तो इंडक्टिव में उसने हर चीज को प्रूव करके देखा, उसने हर चीज को नीचे फेंक के देखा। जब उसने देखा कि हाँ भाई, हर चीज ऊपर से नीचे की तरफ ही आ रही है, तो तो इंडक्टिव में हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, उससे हम कुछ जनरल रूल बनाते हैं। ये जो है, बट ये सर्टेन नहीं होती। ये जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है बेटा, वो प्रोबेबल होता है, राइट। ये जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, वो प्रोबेबल होता है। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राम इज मॉर्टल, श्याम इज मॉर्टल, अभिषेक इज मॉर्टल। ये आपने क्या ले लिए, प्रीमाइस ले लिए। इसके बेसिस पे आप लोगों ने कुछ कंक्लूड कर दिया। देयरफॉर ऑल men आर मॉर्टल। ठीक है जी, ऑल men आर मॉर्टल। तो पहले आपने ये एक स्टेटमेंट ली, ये जो राम है वो एक स्पेसिफिक बंदा है, जो श्याम है ये भी आपका एक स्पेसिफिक बंदा है, और जो अभिषेक है ये भी आपका एक स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है। तो इन तीनों को आपने स्टडी किया और उसके बेसिस पे आपने बोल दिया कि सारे मैन हैं वो मॉर्टल होंगे। अब ये 100% तो क्लियर नहीं है ना, मतलब चलो ये तो मॉर्टल तो मतलब समझ गए कि नाशवान है, एक दिन मर जाएंगे, ठीक है। बट एग्जाम्पल के लिए आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि हमने स्पेसिफिक कंटेक्स्ट से शुरुआत की और उस स्पेसिफिक चीज को हमने जनरलाइज कर दिया। हमने उस स्पेसिफिक चीज को क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया। तो ये जो स्पेसिफिक से जनरल तक पहुंचने की पूरी कहानी है, यही आप लोगों का क्या है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। बात समझ में आ गई, यही आप लोगों का इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, जिसमें आपके पास कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है,
उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को पकड़ के आप उसको स्पेसिफाई 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 करते रहते हो, और उसके बाद आप फिर एक रूल बना देते हो कि अच्छा भाई ऐसा ही हुआ होगा, है ना। जैसे न्यूटन ने क्या देखा होगा, उसने पहले लिखा कि अच्छा सेब भी गिर गया, केला भी गिर गया, संतरा भी गिर गया, अनार भी गिर गया, आड़ू भी गिर गया, पत्नी भी गिर गई। अब जब पत्नी गिर गई तो इसका मतलब तो भाई ऊपर कुछ है ही नहीं, इससे इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो अब इसकी थ्योरी बना ही नहीं। तो फिर उसने ढूंढा कि ये क्यों हुआ, तब उसे ये बात समझ में आई कि धरती के अंदर एक ग्रेविटी है जो हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, कि धरती के अंदर ग्रेविटी है जो हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है ना। अरे वो उसने खुद पे ट्राई इस वजह से नहीं किया, पता क्यों, उसको ऐसा था कि अगर मैं नीचे जाने की बजाय ऊपर चला गया तो लॉ कौन बनाएगा, है ना। तो उसे ऐसे था, देखो अब होगा क्या, अगर ऐसे केस में देखा जाए तो उसने सपोज करो 5वीं मंजिल से सोचा कि अच्छा यार यहां से अगर किसी को नीचे फेंका जाए तो क्या होगा। अब बंदा 5वीं मंजिल से है, किसी को धक्का मारा तो पहले वो नीचे आएगा फिर वो ऊपर जाएगा, ऐसे ही होगा। बताओ, सही बोल रहा हूं ना। किसी 5वीं मंजिल से बंदे को नीचे फेंकोगे तो एक बार तो वो नीचे आएगा, फिर वो ऊपर चला जाएगा, ऐसा होगा ना। वो एक एक बंदा था ना, बहुत मोटा था, कुछ ज्यादा ही मोटा था, सुपर पहलवान जैसा। वो 3rd मंजिल पे कुछ कर रहा था, अचानक से उसका पैर फिसल गया, वो एकदम से धड़म करके नीचे गिरा। धरती हिल गई भाई, धरती इतनी जोर से नीचे गिरा। लोग इकट्ठे हो गए, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। तो उसने देखा, ऐसे इधर उधर देखा, खड़ा होया, कपड़े साफ करके बोला शुक्र है बच गया। एक बंदा आके बोला भाई तू बच गया, जो तेरे नीचे आए हैं 2 मर गए हैं। जिनके ऊपर गिरा वो तो मर गए ना, तू तो बच गया। तो ऐसा सीन हो सकता था, इस वजह से उसने खुद रिस्क नहीं लिया और अपनी पत्नी को बोला कि चल तू चल। अब इस तरीके से आप इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने की कोशिश करते हो, जो कि प्रोबेबल होता है। ये सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है। इट इज प्रोबेबल इन नेचर। ये प्रोबेबल इन नेचर होता है। अब आता है डिडक्टिव। डिडक्टिव में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आप 100% श्योर होते हो, 100% श्योरिटी की बात करते हैं, क्योंकि ये जो शुरुआत है ना वो होती ही जनरल स्टेटमेंट से है। इसकी जो शुरुआत होती है ना वो होती ही 100% से है, मतलब इसमें पहले कंक्लूजन आ जाएगा। कैसे, आप क्या बोलोगे, ऑल मैन आर मॉर्टल। आपने पहले ही एक कंक्लूजन दे दिया जिसमें आपने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया, आपने ऑल वर्ड का इस्तेमाल किया, ऑल का इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी जनरलाइज स्टेटमेंट है। पहले ही बता दिया कि सब इंसान है वो भुटक जाएंगे एक दिन सबने निकल जाना है, ठीक है, अपना अपना टाइम पूरा करके। यहाँ पे जितना गर्दा उड़ाना है उड़ा के सब निकल लेंगे, है ना, ऐसा ही है। तो इसने पहले ही ये बात बोल दी कि ऑल मैन आर मॉर्टल, कि सारे ही मॉर्टल हैं। उसके बाद सो
Ram is mortal, Sham is mortal, Abhishek is mortal. तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो चीजें हैं इनको तो वेरीफाई करना है ना। तो जब वेरीफाई करने की बात हो रही है तो ये तो 100% श्योर होंगी ही ना, ये तो अपने आप में 100% सही होंगी ही। ये तो अपने आप में 100% होंगी ही होंगी। क्यों? क्योंकि आप बना थोड़ी रहे हो, कोई नई थ्योरी को क्रिएट थोड़ी कर रहे हो, यू आर जस्ट वेरीफाइंग इट। आप तो उसको प्रूव कर रहे हो ना, जो पहले वाली स्टेटमेंट है, जो पहले वाली स्टेटमेंट है आप तो उसको प्रूव कर रहे हो कि ऐसा हुआ होगा। है ना? बात समझ में आया? ये कंक्लूजन ही है। अभी आगे डिटेल में समझ आएगा। ये एक एक घंटे के मतलब एक पूरी क्लास में इंडक्टिव, एक पूरी क्लास में डिडक्टिव पढ़ेंगे। आज मैं सिर्फ आप लोगों को एक पूरी यूनिट के मेन मेन टॉपिक्स का ओवरव्यू दे रहा हूं, ताकि आपको बेसिक एटलीस्ट क्लियर हो जाए, ताकि आगे पढ़ने में आपको और क्लैरिटी हो। लास्ट में मैं एक और सुंदर सुशील कन्या जैसी चीज आप लोगों को बताता हूं, जो आपको अभी वैसे समझ नहीं आएगी, बट फिर भी आप इसको लिख लो, थोड़ा सा दिमाग में बिठाने की कोशिश करो, क्योंकि सुंदर कन्या का नाम लिया फिर तो समझ आ ही जाएगी ना। वो बोलते हैं ना कि सरकार ये तो बोलती है कि एक लड़की को पढ़ाओ तो उसकी 3 पीढ़ियां पड़ जाती हैं, मगर बोला उसके चक्कर में जो बाकी 40 लड़के फेल हो जाते हैं उनके बारे में कोई क्यों नहीं बोलता। उनके बारे में कौन सोचेगा? अब दोनों पहले हम समझते हैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की टाइप्स। देखो, सॉरी स्टक हो गया था। चलो मैं आपको यहां पे समझाता हूं। इंडक्टिव को छोड़ो, अभी पहले ना डिडक्टिव पढ़ते हैं। डिडक्टिव पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? डिडक्टिव। इनकी जो क्लासिफिकेशंस होती है ना, जो वो 2 स्केल पे होती हैं, ठीक है? 2 स्केल पे होती है। वो कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहले पहले आप इस चीज को कॉपी पे नोट करो। ये इसका निमोनिक है। देवी को साउंड पसंद है। ये इसका निमोनिक है। वहां पे बेस पसंद होगा, यहां पर साउंड पसंद है। पहले इसको लिख लो, ठीक है जी? पहले इसको लिख लो। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देवी को साउंड पसंद है। तो देखो, इसमें जो डी है, जो इसका जो डी है ना बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो,
इसमें जो डी है वो है डिडक्टिव, ये जो वी है ये है वैलिड, और ये जो आई है वो है इनवैलिड, और ये जो साउंड है एस फॉर साउंड, और साउंड का ऑपोजिट यूज अनसाउंड, मतलब साउंड को आपने ऑपोजिट कर देना। ठीक है जी, तो ये आप लोग सारे बच्चे इस बात को साइड पर लिख लो। ठीक है, ये क्या होते हैं वो अभी रहने देना। ठीक है, अभी प्लीज ये क्वेश्चन मत पूछना सर ये साउंड अनसाउंड क्या होता है, पहले लिख लो बस, बात समझ आई। तो डिडक्टिव की जो फर्स्ट फेज की क्लासिफिकेशन होगी वो क्या होगी कि ये या तो वैलिड होगा या फिर इनवैलिड होगा। ये आप लोगों का हो गया फर्स्ट लेवल की क्लासिफिकेशन। पहले लेवल पे हम साउंड को कैसे चेक, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को कैसे चेक करेंगे कि ये वैलिड था या इनवैलिड था। ठीक है बेटा, अरे बोलो ना, शर्मा काहे को रहे हो, ससुराल में आए हो। नहीं ना, हाँ, तो वो जो तुम्हारा ना, तुम्हारा वो बेले बैठने वाला ना टाइम है वो जा चुका है, समझ रहे हो ना। मैंने बताया था ना कि जब तक आंसर की नहीं आ जाती ना, जब तक रिजल्ट के बारे में थोड़ी बहुत बात नहीं होती, तब तक आपको नई दुल्हन की तरह रखा जाएगा, समझ रहे हो ना। तब तक आपको बिल्कुल प्रेम प्यार से नई दुल्हन को जैसे घर में रखा जाता है, रसोई में एंटर भी नहीं होने दिया जाएगा। वो टाइम तो निकल गया, अब आपको रसोई से बाहर भी नहीं आने दिया जाएगा, वो टाइम शुरू हो गया है। तो इस वजह से आपके वेले रहने वाले दिन निकल चुके हैं, आपकी नई दुल्हन के जो दिन थे वो जा चुके हैं। अब आपसे लिया जाएगा काम, काम नहीं, अब तो आपसे करवाई जाएगी मजदूरी। अब आपको मजदूर बना के पढ़ाया जाएगा, समझ रहे हो। तो फर्स्ट फेज पे एक आर्ग्यूमेंट है, वो या तो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, और अगर वैलिड है तो वो भी आगे दो टाइप का हो जाएगा। कौन कौन सा? सेकंड फेज पे आप क्या देखोगे कि या तो वो साउंड होगा या फिर वो अनसाउंड होगा। ठीक है जी, या तो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, और जो वैलिड है वो साउंड होगा या फिर अनसाउंड है, और जो इनवैलिड है वो हमेशा क्या होगा? अनसाउंड होगा। और इस अनसाउंड के साथ भी रिलेट कर दो, क्यों? क्योंकि अनसाउंड अपने आप अनसाउंड और इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आया? पहले इस चीज को अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। तो ये डिडक्टिव की राम कहानी है। ये किसकी राम कहानी है? दिस इज अबाउट डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ठीक है जी, किसी को इस बात में कोई दिक्कत बताइए। राइट, ये तो डिडक्टिव था। अब इंडक्टिव में अब अगर आप इंडक्टिव की बात करते हो तो इंडक्टिव में क्या होता है?
ठीक है जी। उसके बाद आता है इंडक्टिव। रुको, इंडक्टिव ठीक है जी। तो इसमें आपने क्या याद रखना है कि जो इंडक्टिव होता है उसकी जो पहली क्लासिफिकेशन होगी, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगी, वो कौन सी होगी? इंडक्टिव की जो पहली क्लासिफिकेशन होती है वो कौन सी होती है? वो होती है स्ट्रॉन्ग या वीक। मतलब आप ये समझ लो, क्योंकि इंडक्टिव है ना, तो आपने न्यूटन की बात याद रखनी है कि जो न्यूटन था वो पहले कमजोर हुआ करता था, फिर उसकी मम्मी ने उसे बॉर्नवीटा पिलाया, और फिर वो, सॉरी, पहले वो वीक हुआ करता था, फिर उसकी मम्मी ने उसे बॉर्नवीटा पिलाया और वो स्ट्रांग हो गया। और स्ट्रांग होने के बाद उसने एलआईसी में एजेंट की नौकरी कर ली। आप तो साइंटिस्टों के भी कपड़े उतार देते हो ना। चलो क्या कर सकते हैं, हमें तो चीजें याद करवानी है। अब इतना स्ट्रांग हो गया तो बीबी को उठा के सेकंड फ्लोर से नीचे फेंक दिया भाई साहब ने। इतना स्ट्रांग हो गया। ये बॉर्नवीटा का कमाल है। ये किसका कमाल है? ये बॉर्नवीटा का कमाल है। ठीक है जी, ये किसका कमाल है? ये बॉर्नवीटा का कमाल है। एक दोस्त अपने दोस्त से बोल रहा था ना, यार तू तू कैसा इंसान है? बोला क्यों, क्या हुआ? बोला तू अपनी कपड़ी पत्नी के साथ कपड़े धुलवाता है, तो अपनी पत्नी के साथ कपड़े धुलवाता है। बोला हाँ, तो क्या हुआ? वो भी तो कभी कभी मेरे साथ खाना बनवा देती है। अब जिसको समझ आया अच्छी बात है, जिसको नहीं आया अलग बात है। तो इंडक्टिव की जो पहली क्लासिफिकेशन होती है वो होती है स्ट्रॉन्ग, फर्स्ट लेवल पे, और इस साइड पे आएगा वीक। जो पहली क्लासिफिकेशन है वो है स्ट्रॉन्ग, और दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है वीक। स्ट्रॉन्ग और वीक। और फिर जो स्ट्रॉन्ग है वो क्या क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग भी आगे दो तरीके का हो सकता है। एक क्या हो जा सकता है? कोजेंट। एजेंट से क्या याद रखना है आपने? वर्ड कोजेंट। कोजेंट, और यहां पर अनकोजेंट। ये हो गया अनकोजेंट। और वीक तो अपने आप ही क्या होगा? अनकोजेंट होगा। और इन दोनों के दिल मिला दो। समझ आ गया? ठीक है, क्लियर है जी? देखो कितना सुंदर दिल मिला दिया दोनों का, क्योंकि दोनों एक ही है। स्ट्रॉन्ग भी अनकोजेंट हो सकता है, वीक है वो भी अनकोजेंट हो सकता है। अब ये क्या होते हैं वो आपको आगे की क्लास में पढ़ाएंगे बेटा। फिलहाल के लिए जितनी चीजें आप लोगों को बताई हैं, इन सारी चीजों को नोट डाउन करो अपनी कॉपी पे। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कर लिया? अरे दिल पे मार मार के नील पड़ गए ना, तो इस वजह से नीला हो गया ये, समझ रहे हो ना? कई बार जब आपको चोट लगती है तो नील पड़ जाता है ना, तो ये भी दिल पे इतनी मार खाई है, इतनी चोट लगी है कि ये नील पड़ गए हैं, तो एकदम से नीला हो गया, ये नीला हो गया, नीला दिल। ठीक है जी, किसी को इस बात में कोई तकलीफ, किसी को इस बात में कोई दिक्कत, समझ आ गया? अरे बोलो ना, शर्मा काहे को रहे हो? नो तकलीफ। सर कोर्स रिपीट क्यों कर रहे हैं? तो बेटा वो से आपको क्या लेना, आपका कंप्लीट हो गया, आप अपना उसकी रिवाइज कीजिएगा। जो नए बच्चे हैं उनके लिए नए कोर्सेज आ रहे हैं, तो वो तो बाद में आएगा ना, आपका पहले कंप्लीट हो गया, टेंशन मत लीजिए। आपके 10 यूनिट्स पहले होंगे जिस सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक है? वो तो नए बच्चों के लिए बाद की बात है, अभी आप उसके बारे में मत सोचो। कंटेंट तो सेम ही होगा बेटे, नया थोड़ी कुछ होगा, आगे वाले बच्चों के बारे में भी सोचना है ना। तो चलिए, ये हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा, हमने 5-6 स्लाइड्स को पढ़ा है, और उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को जो आर्ग्यूमेंट है या जो रीजनिंग के जो बेसिक फंडे हैं वो एकदम से क्लियर हो गए होंगे। और दूसरा, ये क्लास लेने का पर्पस ये भी था कि आपको ना थोड़ा सा नोट्स बनाने का आइडिया दिया जाए, समझ रहे हो ना? जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको आज थोड़ा आइडिया आया होगा कि हाँ हम नोट्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है? मेरे जो नोट्स है ना वो बिल्कुल ऐसे ही होते थे, जब मैं पढ़ता था तब भी मेरे ऐसे नोट्स होते थे, जब मैं पढ़ाता हूं तब भी मेरे ऐसे नोट्स होते हैं। मतलब इवन कि अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना जब मैंने अपनी पढ़ाई की थी तब कैसे नोट्स बनाए थे, तो सेम डिट्टो यही, मेरा तरीका चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत बहुत अच्छा तरीका है। वो अलग बात है कि मैं इतना सजाता नहीं था, मैं एक ही पेन यूज करता था और ज्यादातर तो नोट्स मेरे पेंसिल में होते थे, बट तरीका यही था। तो इससे ऐसा होता है कि देखो, अब आप पूरा पैराग्राफ लिख देते हो ना, तो जब पूरा पैराग्राफ लिख देते हो तो आप फिर उसमें कोई फायदा ही नहीं होता। टेलीग्राम चैनल है बच्चे, कॉमर्स नेट अचीवर्स, टेलीग्राम चैनल रिसर्च कीजिए, कॉमर्स नेट अचीवर्स, वहां से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। देखिए ये ना दोबारा होंगे, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत थे, अभी मैं पीवाईक्यू आपको दोबारा प्रोवाइड करूंगा, पिछली बार जो दिए थे उसमें कुछ कुछ दिक्कत थी। और प्लीज नहीं बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप कोई नहीं है, सिर्फ टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आज शाम से हम अपना यूट्यूब के सेशन शुरू करेंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उसमें हम कुछ चीजों को पढ़ेंगे आज। आज के लिए इतना ही काफी है। कल आगे कंटिन्यू करेंगे, आज पेपर 2 की क्लास नहीं है, ठीक है? आज पेपर 2 की क्लास नहीं है, अभी आप लोग फ्री हो, आप अपने एंड से अपना रिवाइज कीजिए। यूट्यूब की क्लास हुई तो शाम को 8 बजे के आसपास होगी, मतलब 7 बजे के बाद होगी, तो मैं उसका लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा, उस लिंक से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? जरूर से देखिएगा। आप में से शायद कुछ बच्चों ने बोर्ड से नहीं पढ़ा होगा मुझसे, तो हम दोबारा शुरू कर रहे हैं, हम शुरू करेंगे टीचिंग से, ठीक है जी? रिवीजन हो जाएगी आप लोगों की थोड़ी बहुत, इसी तरीके से वहां पर हम कुछ चीजों को कवर करेंगे, ठीक है बच्चे? चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए, अपना 100% देते रहिए। बस अब रिजल्ट आ जाएगा, पेपर्स आ जाएंगे, बस अब उनको फोकस करेंगे, ठीक है बच्चे? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।